हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। आई होप एवरीबडी इज फाइन एंड एंजॉइंग। यस, एंजॉइंग विथ योर स्टडीज, है ना। पढ़ाई भी करनी है हमें और अच्छे से करनी है। यस, ग्रेट। तो आपका स्वागत है इस क्लास में। और जैसे मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि आप लोग ने काफ़ी आंसर्स दिए एंड दैट्स वेरी वेरी नाइस। ठीक है, तो जैसे किस किसने आंसर्स दिए? खुशी, रोमा, अल्ताफ, काजल, कौशल, सादिया, शांतनु, सोनम, अलीशा, प्रीति, विशाल, कनिष्का, कबीर, प्रियांशु, केशव, हरिवंश। वेरी गुड, वेरी नाइस। कुछ बच्चे तो हमेशा ही दे रहे हैं और कुछ नए बच्चे भी हैं इसमें, सो इट्स वेरी वेरी नाइस कि आप लोग आंसर्स दे रहे हैं। ग्रेट बेटा, ऐसे ही ट्राई करते रहिए। यस, नाइस। सो अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्लांट किंगडम, है ना। अध्याय 3 जो है उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास आज शुरू करते। और हम अब पढ़ने वाले हैं वनस्पति जगत, इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। पर अगेन, फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिकॉल रिवाइज, ओके, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? जल्दी बताइए। हमने पढ़ा था वायरसेस के बारे में, विषाणुओं के बारे में। और वायरस के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? वायरस को पॉइजनस फ्लूइड भी कहा जाता है। ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड, तरल विष। ठीक है। और इसकी हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बोला था 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखना। कौन कौन थे? एक थे इवानोवस्की, है ना। और कौन थे? एक दूसरे जो थे वो थे बेजरनिक, है ना। और तीसरे कौन थे? स्टेनले। इनके नाम हमें याद रखने हैं। इवानोवस्की ने क्या किया था? टोबैको मोज़ैक वायरस जो है उसकी खोज की। उन्होंने ये बताया कि जीवाणुओं से भी छोटे जीव हैं जो कि वो जो टोबैको प्लांट था उसमें इन्फेक्शन कर रहे थे। ठीक है। सेकेंड बेजरिंग थे। बेजरनिक ने हमें क्या बताया था? बेजरनिक ने हमें कहा था, उन्होंने क्या बोला था वायरस के लिए? उन्होंने कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, है ना। जिसका मतलब है इन्फेक्शियस, ठीक है, लिविंग फ्लूइड, संक्रमणकारी जीवित तरल। ठीक है। फिर स्टेनले आए, उन्होंने क्या किया? वायरसेस का क्रिस्टलाइजेशन किया। ठीक है। और उन्होंने क्या बताया कि इन क्रिस्टल्स में मेनली क्या था? प्रोटीन था। मेजर कंटेंट क्या होता है? प्रोटीन का होता है। ठीक है। ये चीज अपन ने हिस्ट्री के बारे में देखी थी वायरसेस के। उसके बाद अपन ने क्या देखा था बेटा? अपन ने देखी थी वायरस की संरचना कैसी होती है। तो अपन ने देखा कि उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है प्रोटीन कोट, है ना, प्रोटीन का आवरण होता है। क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बताइए। उसको अपन बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, जो कि किसका बना हुआ होता है? पेटिकांशकों का बना हुआ होता है ना। पेटिकांशक दैट इज कैप्सोमियर्स का बना हुआ होता है। ठीक है। ये उसकी सब यूनिट्स होती हैं। उसके बाद अपन ने देखा था एक इनके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, है ना, जो कि क्या हो सकता है? या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। ठीक है। अगर जनरली जो प्लांट वायरसेस होते हैं, है ना, जो प्लांट में डिजीजेस करते हैं उनके अंदर जनरली क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। पर मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था और वो था कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, है ना, जिसके अंदर क्या था बेटा? जल्दी बताओ। इसके अंदर था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है। और जनरली जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल वायरसेस हैं, उनके अंदर आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कभी कभी मिल सकता है। ठीक है। ये अपन ने इसके संरचना के बारे में देखा था कि प्रोटीन कोट है, न्यूक्लिक एसिड है। फिर अपन एक पर्टिकुलर वायरस के बारे में पढ़ा, टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। इसकी सिमेट्री कैसी होती है? कुंडलीय होती है ना, हेलिकल होती है, याद है। और क्योंकि ये प्लांट में कर रहा है तो इसमें क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। इसकी खोज किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया था, इवानोवस्की ने की थी। और इसमें कितने कैप्सोमियर्स मिलके कैप्सिड बना रहे हैं? 2130 कैप्सोमियर्स। ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद अपन ने एक और वायरस देखा था जो कुछ इस तरीके का है ना, और वो है बैक्टीरियोफेज। इसकी सिमेट्री कैसी है? आइकोसाहेड्रल या फिर पॉलीगोनल।
और इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने ये भी देखा था कि वायरसेस को बेसिकली वायरस के कैरेक्टर्स अगर अपन देखें तो वो क्या है, ए सेल्यूलर है, ए सेल्यूलर है। ठीक है, बेसिकली नॉन सेल्यूलर, इसमें कोई कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है, अति सूक्ष्म है। ठीक है, और अविकल्पीय इंट्रासेल्यूलर, अविकल्पीय अंतः कोशिकीय परजीवी है, दैट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है। ये पैरासाइट के फॉर्म में ही रह सकता है, वो भी सेल के अंदर। ठीक है, अगर ये होस्ट के बाहर है तो क्रियाशील नहीं होता है, होस्ट के अंदर घुसते ही ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और ये जो होस्ट के सेल्स की जो मशीनरी है, जो ऑर्गेनेल्स है, उनको यूज करता है अपनी प्रतिलिपि बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस तरीके से ये होस्ट को यूज करता है। ओके, ये अपन ने देखा था। इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्यों बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक? क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स है जो लिविंग के हैं और कुछ है जो नॉन लिविंग के हैं। बताइए क्या क्या कैरेक्टर्स हैं लिविंग के? क्या कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर? मैंने आपको बताया था कि इसमें भी कार्बोनिक अणु, ये भी कार्बोनिक अणुओं से बना है ना, जैसे कि प्रोटीन, प्रोटीन में भी कार्बन होता है ना, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। ठीक है, तो ये इसमें भी मिलता है, ये अपन ने देखा था। दूसरी चीज, इसमें आनुवांशिक पदार्थ है ना, जैसे लिविंग्स में होता है। और तीसरी चीज, क्योंकि इसमें आनुवांशिक पदार्थ है, ये उत्परिवर्तन भी शो करता है, म्यूटेशन शो करता है। ठीक है, नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने क्या देखी थी कि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है ना, इसका हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग हमने क्या देखा था, इसमें कोई कोशिकीय संगठन नहीं है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जीव द्रव्य नहीं है। ठीक है, और खुद की कोई इसकी उपापचयी क्रियाएं भी नहीं है। ठीक है, इसी वजह से ये नॉन लिविंग की तरह भी है, तो एक कनेक्टिंग लिंक हो गया बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये भी अपन ने देखा था वायरस के बारे में। उसके बाद अपन ने देखा ये बहुत सारी डिजीजेस करते हैं। ठीक है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, कॉइफ्रा मोज़ेक वायरस, लीव्स की रोलिंग, लीव्स की कर्लिंग। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस प्लांट्स में। और हमारे अंदर भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो वायरल है, हर्पीज है, अभी कोरोना है, ठीक है, कोविड, ठीक है, वो भी एक वायरल डिजीज ही थी। उसके बाद पोलियो है, एड्स है, हेपेटाइटिस है, तो इतनी सारी वायरल डिजीजेस हमारे अंदर भी होती हैं। यस, तो ये सब अपन ने वायरसेस के बारे में पढ़ा था बेटा। उसके बाद अपन आए थे वायरॉइड्स पे। किसने डिस्कवर किया वायरॉइड्स को? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, वायरॉइड्स को किसने डिस्कवर किया था? बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको डिस्कवर किया था डीनर ने। ठीक है, वायरॉइड्स जो हैं ये वायरस से छोटे होते हैं। इनमें सिर्फ क्या होता है, मुक्त संक्रामक आरएनए होता है, इसमें कोई प्रोटीन कोट आपको नहीं मिलेगा। और क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो ये किसको अफेक्ट करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को। ठीक है, और एक डिजीज आपको याद रखनी है, PSTT, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये वाली डिजीज ये कॉज करता है। ठीक है, ये वायरॉइड्स के बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था प्रायोन्स, जिनको अपन स्लो वायरसेस भी बोलते हैं। अब ये क्या है, इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, तो प्रायोन्स में सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटीन्स, है ना, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं ये। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स में डिजीजेस करते हैं, एनिमल्स और हमारे अंदर। ठीक है, इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है, जिसको अपन मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी ही एक डिजीज हमारे अंदर भी होती है जिसको अपन बोलते हैं क्रूट्सफेल्ट जेकब डिजीज। ठीक है, और तीसरी डिजीज आपको क्या याद रखनी है, कुरू डिजीज, दैट इज लाफिंग डेथ। तो ये कुछ डिजीजेस आपको याद रखने हैं जो प्रायोन्स कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने वायरॉइड्स और प्रायोन्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़े थे लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं बेटा? लाइकेंस है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट,
बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो शैवाल और कवक के बीच में सहजीविता, यही होते हैं लाइकेंस। ठीक है, तो एल्गी आपको पता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, वो खाना बनाएगी दोनों के लिए, अपने लिए और फंजाई के लिए। फंजाई बदले में क्या करती है, एल्गी को आश्रय देती है और जल और खनिज लवण के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था कि इसका जो एल्गल पार्ट है उसको अपन बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, जो फंगल पार्ट है उसको अपन बोलते हैं माइकोबायोन्ट। ठीक है, और कवक घटक इसमें ज्यादा होता है, फंजाई का पार्ट ज्यादा होता है, इसी वजह से जो क्रोम्बी थे उन्होंने इसको एग्जाम्पल बोला था हेलोटिज्म का। अब हेलोटिज्म क्या होता है, याद है सबको? यस, हेलोटिज्म याद है। हेलोटिज्म होता है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी इसको अपन बोलते हैं, जिसमें कोई एक जो है वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेशनशिप में जिसमें एक जो है वो डोमिनेटिंग है, हेलोटिज्म। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा लाइकेंस के क्या यूजेस हो सकते हैं। तो लाइकेंस के यूजेस क्या है बेटा? फर्स्ट इज, इससे अपने को बेसिकली लिटमस मिलता है ना, जो कि इंडिकेटर की तरह अपन यूज करते हैं। सेकेंड अपन ने क्या देखा था, ये इंडिकेटर अगेन है ऑफ व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का। ये एयर में अगर बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड हो तो लाइकेंस वहाँ पे ग्रो नहीं करते, तो इस तरीके से ये इंडिकेटर हैं सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन के। और तीसरी ही चीज़ है कि ये पाइनियर स्पीशीज़ की तरह एक्ट करते हैं। पाइनियर स्पीशीज़ मतलब जो सबसे पहले उगने वाली चीज़ें होती है चट्टानों पर, बंजर भूमि पर, वो होते हैं लाइकेंस। फिर धीरे धीरे वो चट्टानों को ब्रेक करते हैं, सॉइल बनती है और फिर मॉसेस और प्लांट्स आना शुरू होते हैं। तो ये पाइनियर स्पीशीज की तरह एक्ट करते हैं। तो ये लाइकेंस के बारे में हमने पढ़ा। और लास्टली हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था माइकोरिजा के बारे में। ठीक है, माइकोरिजा किसके बीच में सहजीविता है? अगेन एक तो हो गया कवक, और दूसरा क्या हो गया, जो उच्च पादप होते हैं उनके तंत्र। ठीक है, तो उच्च पादपों के मूल तंत्र दैट इज रूट सिस्टम और कवक के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसको अपन बोलते हैं माइकोरिजा। अगेन जो प्लांट है वो तो क्या करेगा, खाना बनाएगा और कवक को भी देगा। कवक क्या हेल्प करती है बेसिकली? कवक हेल्प करती है अगेन वाटर मिनरल्स एब्जॉर्प्शन वगैरह में। ठीक है, अपन पूरा देखेंगे कि माइकोरिजा कहाँ पे क्या यूजेस हैं इसके। ठीक है, अब माइकोरिजा दो तरीके का हो सकता है, एक्टोमाइकोरिजा, एंडोमाइकोरिजा। याद है आपको, मैंने आपको बताया था एक्टोमाइकोरिजा सिर्फ 3% होता है, एंडोमाइकोरिजा 97% होता है। एक्टो जैसे नाम आपको पता चल रहा है, ये सिर्फ मूल की सतह पर आपको मिलेगा, उसकी सतह पर। ठीक है, ये एंडोमाइकोरिजा अंदर तक पहुंचता है रूट की, कहाँ तक पहुंचता है, वलकुट तक, दैट इज कॉटेक्स तक। ठीक है, एक्टोमाइकोरिजा में जो कवक का जाल होता है ना, उसको बोलते हैं हार्टिक्स नेट। एंडोमाइकोरिजा जो है उसकी संरचना में आपको वेसाइकल्स मिलते हैं और आर्बस्क्यूल मिलते हैं, चूषकांग जैसे होते हैं ये। तो इसीलिए इसको हम VAM बोलते हैं, दैट इज वेसिक्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोरिजा। ठीक है, एक्टोमाइकोरिजा में जो फंगस होती है जनरली वो होती है बेसिडियोमाइसिटीज क्लास की। ठीक है, और एंडोमाइकोरिजा में जाइगोमाइसिटी। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, अब अपन माइकोरिजा के इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। माइकोरिजा की इंपॉर्टेंस, फर्स्ट, प्लांट को फर्मली होल्ड करती है सॉइल में। ठीक है, सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जल और खनिज लवण का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है।
ठीक है। थर्ड मैंने क्या करता है माइकोरिजा, ये जो VAM माइकोरिजा है, वेस्किकुलर अर्बस्क्युलर माइकोरिजा या एंडोमाइकोरिजा, ये हेल्प करती है फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन में भी। और चौथा है कि ये मूल तंत्र को विभिन्न रोगों के प्रति प्रतिरोधकता देती है, रेजिस्टेंस देती है। ठीक है, सो ये कुछ यूजेस हैं ऑफ माइकोरिजा। तो बेटा ये सारी चीजें अपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस, प्रायॉन्स और माइकोरिजा। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जैसे मैंने आपको बताया, और वो है हमारा प्लांट किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी में किसको हम रखते हैं, आप सबको पता है, सारे जो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक पादप हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं। जनरली ये कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बना सकते हैं खुद ही। यस, अब हम इसकी हिस्ट्री पे आते हैं, तो जो भी हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं वो सब हम वापस से एक बार देखेंगे। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा रिवीजन भी होगा, थोड़ा नया भी होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हमें मिली थी किंगडम प्लांटी की, वो एरिस्टोटल ने दी थी। याद है आप लोगों को? कौन बताएगा मुझे एरिस्टोटल ने पादप जगत को कैसे क्लासिफाई किया था? बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई साइंस नहीं लगाई थी, बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन उन्होंने दी थी। यस, वेरी गुड। उन्होंने क्या डिवाइड किया था पादप जगत को? वृक्ष, शूप, ठीक है, और शाख, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, इसमें इन्होंने इनको क्लासिफाई किया था। ठीक है, उसके बाद आए इनके ही चेले थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, उन्होंने सोचा मैं भी कुछ ऐड करता हूं, तो उन्होंने क्या ऐड किया, उन्होंने सिर्फ एक चीज ऐड कर दी इसमें, वृक्ष, शूप, छोटे शूप, ठीक है, और शाख। ठीक है, तो इन्होंने ये और ऐड कर, ठीक है बेटा। यस, ये थियोफ्रेस्टस ने दिया। ये तो आपको पता ही है, एरिस्टोटल क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी। यस, फादर ऑफ जूलॉजी भी है। थियोफ्रेस्टस है फादर ऑफ बॉटनी। फिर आए हमारे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी है, फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी है। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने काफी चीजें की है ना, चलिए हम लिखते हैं उन्होंने क्या क्या किया था। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया था बाइनोमियल सिस्टम। ठीक है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमें किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, सेकेंड उन्होंने क्या किया, पादप जगत का लैंगिक वर्गीकरण। आपको याद है मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, तो मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताई थी, कृत्रिम क्लासिफिकेशन, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कृत्रिम वर्गीकरण या फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, याद है किसी को? किस पे बेस्ड होती है कृत्रिम या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? कि मैंने आपको बताया था एक या दो आकारिकी, बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, सिर्फ एक या दो स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रख के इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो कैरोलस लिनियस ने कौन सी स्ट्रक्चर को देखा था? उन्होंने किया था पुंकेसर की संरचना के आधार पर। कैरोलस लिनियस ने पुंकेसर की संरचना के आधार पर पादप जगत को 24 वर्गों में बांट दिया था। याद आया कुछ? मैंने आपको ये पहले भी बताया है।
ठीक है, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन थी, कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, क्योंकि सिर्फ इसमें एक या दो आकारिकी वाले कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया। ठीक है, थर्ड उन्होंने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, सही है ना। और फोर्थ उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी। ठीक है, बुक्स के नाम आपको पता होना चाहिए और उन बुक्स में क्या था ये भी पता होना चाहिए। कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी थी, एक है फिलॉसफी बोटेनिका। फिलॉसफी बोटेनिका में उन्होंने क्या दिया था, फिलॉसफी बोटेनिका में उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स थे, ठीक है, वो उन्होंने इस बुक में दिया था, फिलॉसफी बोटेनिका में। दूसरी बुक उन्होंने जो लिखी वो लिखी जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम में उन्होंने जो पादप जगत का लैंगिक वर्गीकरण दिया था वो इसके अंदर दिया था, जेनेरा प्लांटेरम में। और दो आपको पता है, कौन सी है, एक तो है स्पीशीज प्लांटेरम, याद है ना, स्पीशीज प्लांटेरम, इसमें क्या दिया था इन्होंने, कुछ प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स दिए थे, है ना। और एक और थी सिस्टमा नेचुरे, जिनमें इन्होंने एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स दिए थे। ठीक है, तो ये चार बुक्स आपको याद रखनी है, फिलॉसफी बोटेनिका जिसमें बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स इन्होंने दिए, जेनेरा प्लांटेरम जिसमें इन्होंने लैंगिक जो क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट्स का वो इन्होंने इसमें दिया था, स्पीशीज प्लांटेरम जिसमें इन्होंने क्या दिया हमें, कुछ प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स दिए थे, और सिस्टमा नेचुरे में एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स दिए थे। ठीक है, तो ये सारा काम किसने किया, कैरोलस लिनियस ने किया। ठीक है, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने एक प्लांटी किंगडम बना दिया, एक एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कौन आए, कैरोलस लिनियस के बाद फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है बेंथम एंड हुकर। ये भी याद है आपको, मैंने आपको इनके बारे में भी बताया था, इन्होंने हमें दी थी नेचुरल क्लासिफिकेशन, दैट इज प्राकृतिक वर्गीकरण। इसमें क्या करते हैं, याद है, नेचुरल क्लासिफिकेशन या प्राकृतिक वर्गीकरण में क्या करते हैं, इसमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक या दो नहीं, सारे आकारिकी वाले जो भी सारे आकारिकी जो लक्षण हैं उनका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इन्होंने सारे जो भी दिखने वाले कैरेक्टर्स थे उनको ध्यान में रखा और फिर क्लासिफाई किया, किसको, इनकी क्या क्लासिफिकेशन थी, इन्होंने क्लासिफाई किया था स्पर्मेटोफाइट्स को, किसमें, डाइकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडोनी, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलिडोनी। ठीक है, इसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया था, पर इनके में प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, इन्होंने जाति वृत्तीयता को फॉलो नहीं किया, फाइलोजेनी को फॉलो नहीं किया, एवोल्यूशन को फॉलो नहीं किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स आए, फिर डाइकॉट्स आए और फिर मोनोकॉट्स आए, पर इन्होंने क्या किया, जिम्नोस्पर्म को बीच में रख दिया डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के, इसीलिए ये एक प्रॉब्लम थी कि ये जो थी इसने जाति वृत्तीयता को ध्यान में नहीं रखा क्लासिफिकेशन करते वक्त। तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन कैसी थी, नेचुरल नॉन फाइलो जेनेटिक क्लासिफिकेशन थी ये। ठीक है, प्राकृतिक अजाति वृत्तीय क्लासिफिकेशन थी क्योंकि इन्होंने फाइलोजेनी को ध्यान में नहीं रखा क्लासिफाई करते वक्त। ठीक है, अब एक बात आप याद रखो बेटा, बेंथम एंड हुकर ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। अब यहाँ आ गया कंफ्यूजन, बिकॉज लिनियस ने भी एक बुक लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम। अब अगर एग्जाम में
आपके पास क्वेश्चन आता है कि जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखी, ठीक है, और ऑप्शंस में अगर बेंथम एंड हुकर और कैरोलस लिनियस दोनों हों तो आपको कैरोलस लिनियस को प्रायोरिटी देनी है, कैरोलस लिनियस मार्क करके आइए, ठीक है। पर अगर सिर्फ बेंथम एंड हुकर दे रखा है चारों ऑप्शंस में, चारों ऑप्शन में मतलब कैरोलस लिनियस नहीं है, बेंथम एंड हुकर ये तो बेंथम एंड हुकर आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और अगर सिर्फ कैरोलस लिनियस ये तो कैरोलस लिनियस होगा, पर अगर दोनों हैं, ठीक है, तो आपको कैरोलस लिनियस को प्रायोरिटी देनी है और कैरोलस लिनियस मार्क करके आना है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, ओके। तो इसके बाद कौन आए बेंथम एंड हुकर के बाद? फिफ्थ साइंटिस्ट जो हैं वो हैं A.W. आइकलर। आइकलर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली जाति वृत्तीय वर्गीकरण किया था प्लांट्स का, ठीक है। तो पहला जाति वृत्तीय वर्गीकरण प्लांट्स का किसने दिया? A.W. आइकलर ने, ठीक है। अब इनके क्लासिफिकेशन में याद रखने वाला अपने को इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन्होंने जो टर्म्स यूज की, क्योंकि इन टर्म्स के बेसिस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पादप जगत को बेसिकली डिवाइड किया इनटू टू, क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमिया एंड फेनेरोगैमिया, ठीक है। क्रिप्टोगैमिया में उनको रखा जिनमें पुष्प या पुष्प जैसी संरचना नहीं, ठीक है। क्रिप्टोगैमिया में उनको रखा जिनमें पुष्प या पुष्प जैसी संरचना नहीं थी, जिनमें कौन कौन आ गए? हेलोफाइट्स आ गए, ब्रायोफाइट्स आ गए, और कौन आ गए? टेरिडोफाइट्स आ गए, ठीक है बेटा, यस। फेनेरोगैमिया में इन्होंने किसको रखा? जिनके पास पुष्प या पुष्प जैसी संरचना उपस्थित थी, इसमें कौन आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स। पुष्प जैसी संरचना मतलब कोन्स, है ना, कोन्स होते हैं ना जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में होते हैं फ्लावर्स, ठीक है। तो उनको इन्होंने इसमें रखा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को। तो ये जो है ये पहली जाति वृत्तीय वर्गीकरण है जो इन्होंने दिया था। पादपों को इन्होंने क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैमिया में डिवाइड किया। क्रिप्टोगैमिया में आ गए वो जिनमें पुष्प या पुष्प जैसी संरचना नहीं थी, ठीक है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, चेरिडोफाइट्स, और जिनमें थी ऐसी संरचना या तो फ्लावर्स थे या फिर कोन्स थे, ठीक है, उनको अपन इन्होंने रखा जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है कभी कभार एग्जाम में कि वो आपसे पूछ लेंगे कि संवहनी, बेसिकली जो वेस्क्यूलर है ना, संवहनी क्रिप्टोगैम कौन सा है? तो संवहनी क्रिप्टोगैम कौन सा है? कौन सा क्रिप्टोगैम है, ठीक है, कौन से बेसिकली ग्रुप है क्रिप्टोगैम में जिनके पास संवहन टिश्यू होता है, दैट इज वेस्कुलर टिश्यू होता है, कंडक्टिंग टिश्यू होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइट्स, है ना। तो इस तरीके से ये क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए इस क्लासिफिकेशन में। समझ में आया? फिर नेक्स्ट जो आए थे इनके बाद वो थे ओसवाल्ड टिप्पो। इन्होंने सबसे बड़ा जातिवृत्तीय वर्गीकरण दिया था, ठीक है, ऑफ पादप जगत, ठीक है। तो पादप जगत का सबसे बड़ा जो जातीय वर्गीकरण है, जातिवृत्तीय वर्गीकरण, वो हमें ओसवाल्ड टिप्पो ने दिया। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया, पादपों को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ भ्रूण, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्रेजेंट है या नहीं है।
अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो किस में नहीं होता है एम्ब्रियो स्टेज, वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वो है थैलोफाइट्स, है ना, दैट इज एल्गी। इनमें आपको एम्ब्रियो स्टेज नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। भ्रूण अगर स्टेज है, अगर एम्ब्रियो है, तो इन्होंने बोला सबको एम्ब्रियो फाइटा, ठीक है, समझ में आया आपको। अब एम्ब्रियो फाइटा में भी नेक्स्ट उन्होंने किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया, संवहन तक है या नहीं है, ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यूज है या नहीं है, अगर है, सॉरी अगर एब्सेंट है, ठीक है, तो वो हो गए ब्रायोफाइट्स, ठीक है, और अगर हैं प्रेजेंट हैं संवहन ऊतक तो क्या होगा, इसमें आ जाएंगे टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स आ गए, सॉरी इसके अंदर आपके आ जाएंगे एट्रेकिएटा, गड़बड़ कर दी आपकी, अगर एब्सेंट है तो उसको अपन बोलेंगे एट्रेकिएटा, ठीक है, और अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्रैकियोफाइटा, ठीक है। तो एट्रेकिएटा में तो आपके आ जाएंगे ब्रायोफाइट्स, यस, और ट्रैकियोफाइटा में आपके आ जाएंगे टेरिडोफाइट्स, ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाएंगे स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है, जिनमें सीड्स हैं, ठीक है। अब सीड्स हैं तो उसके बेसिस पे भी, सीड्स कैसे हैं उनके बेसिस पे अपन ने इनको दो में डिवाइड कर दिया, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, क्योंकि आपको पता होगा जिम्नोस्पर्म्स में कैसे सीड होते हैं, नेकेड सीड्स, नेकेड सीड्स मतलब उनके ऊपर कोई फ्रूट कवरिंग नहीं है, है ना। एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, कवर्ड सीड्स होंगे, फ्रूट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन कुछ हमें ओसवाल्ड टिप्पो ने दी थी। सबसे पहले तो भ्रूण के बेसिस पे कि भ्रूण प्रेजेंट है या नहीं है, अगर भ्रूण एब्सेंट है तो वो थैलोफाइट्स हो गए, और अगर प्रेजेंट है तो वो सब एम्ब्रियोफाइट्स में आ गए, ठीक है। फिर एम्ब्रियोफाइटा को इन्होंने डिवाइड किया कि संवहन ऊतक प्रेजेंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो एट्रैकिएटा हो गए जिसमें आ गया ब्रायोफाइट्स, और अगर है तो वो ट्रैकियोफाइटा में आ गए। फिर ट्रैकियोफाइटा को कौन कौन हो सकते हैं वो, अब ट्रैकियोफाइटा को किस बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया था कि उनमें सीड्स हैं या नहीं है ना, अगर सीड्स एब्सेंट हैं तो वो हो गए टेरिडोफाइट्स, सीड्स प्रेजेंट हैं तो वो हो गए स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। फिर स्पर्मेटोफाइट्स को फर्दर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सीड्स, है ना, मतलब नेकेड है या कवर्ड है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। वापस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट बेसिस है भ्रूण का प्रेजेंस या एब्सेंस, अगर एब्सेंट है तो थैलोफाइट्स, प्रेजेंट है तो एम्ब्रियोफाइटा, समझ में आया। नेक्स्ट संवहन ऊतक, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, अगर एब्सेंट है तो एट्रैकिएटा जिसमें आएंगे ब्रायोफाइट्स, और अगर प्रेजेंट है तो ट्रैक्योफाइटा, ठीक है। ट्रैक्योफाइटा को फर्दर इन्होंने फिर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स है या नहीं है, अगर सीड्स नहीं है तो टेरिडोफाइट्स, सीड्स अगर हैं तो स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। अब सीड्स है पर कैसे सीड्स हैं उसके बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म जिनमें नेकेड सीड्स हैं जिनके ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं है, एंजियोस्पर्म जिनमें कवर्ड सीड्स हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है हमें ओसवाल्ड टिप्पो ने
दी थी सबसे बड़ी जातीय वृत्तीय क्लासिफिकेशन जो है प्लांट्स की। तो यहाँ तक का आपको ये थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो है एल्गी के बारे में। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास फाइलम है, इसके अंदर सबसे फर्स्ट फाइलम नहीं बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे, है ना, क्योंकि प्लांट्स में हम क्या यूज करते हैं, डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट डिवीजन हम पढ़ रहे हैं वो है थैलोफाइट्स। ठीक है, तो थैलोफाइट्स जो हैं, यस, ये सबसे पहले हम आवास की बात करें अपन, एल्गी का आवास कहाँ मिलेंगे ये सबसे पहले देखते हैं अपन। तो आवास एल्गी हमें मिलती है मेनली जल में, यस, तो ये जनरली जलीय होती है। और कहाँ देखा था अपन ने एल्गी को, बताइए, और कहाँ देखा था अपन ने? अभी अभी मैंने आपको जब रिवाइज कराया तो एक जगह बताई, लाइकेंस, है ना, तो लाइकेंस में हमें मिल सकती है एल्गी। और ये कुछ प्राणी, कुछ जो जानवर होते हैं के शरीर पर, जैसे कि स्लॉथ बियर, ये उनके शरीर पर भी आपको एल्गी मिल सकती है। ठीक है, तो कुछ जंतुओं के शरीर पर भी आपको एल्गी ग्रो करती हुई मिल सकती है। तो आवास हो गया जलीय, जनरली लाइकेंस में भी आपको मिलती है, स्लॉथ बेयर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम आते हैं संरचना पे। तो संरचना की बात करें तो एल्गी जो है उसकी जो बॉडी है उसमें आपको रूट्स, लीव्स, ठीक है, ऐसे स्टेम ऐसे नहीं दिखाई देगी, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, अविभेदित बॉडी होती है। ठीक है, कोई विभाजन नहीं है उसमें। ठीक है, ना तो तने का पता चलेगा, ना जड़ का, ना पत्तियों का। तो ये ऐसी बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, थैलस लाइक बॉडी है उनकी, थैलस लाइक। ठीक है, अब बाहर की तरफ उनके एक श्लेष्मीय आवरण होता है, म्यूसिलेजिनस शीट होती है, जिसके अंदर आपको एक कोशिका भित्ति दिखाई देगी। कोशिका भित्ति जो होती है इनके अंदर, वो जनरली किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, ठीक है, और कुछ खनिज लवण होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, किसी किसी में ये मिलते हैं खनिज लवण, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एग्जाम्पल है आपका जिसमें ये मिलेगा कोरलीना, कोरलीना एल्गी में आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है सेल वॉल में। ठीक है, तो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और खनिज लवण कभी कभी मिल सकते हैं, जैसे कोरलीना में। सेलुलोज आपको पता ही है किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का। ठीक है, गैलेक्टन्स किसका पॉलीमर है, गैलेक्टोज का। मैनन्स है मैनोज का। ये कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये सब चीजों से कोशिका भित्ति बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या आती है कि इनमें संवहन ऊतक नहीं होते, मैंने आपको बताया अभी, संवहन ऊतक नहीं है, ऊतक सिस्टम ही नहीं है, टिश्यू सिस्टम होता ही नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो चलिए, शैवाल संरचना की दृष्टि से थैलस रूपी थैलॉइड होती है। पादप शरीर जो है वो जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता है। ठीक है, चारों ओर श्लेष्मीय आवरण, म्यूसिलेजिनस शीत आपको मिलेगी, और उसके नीचे मिलेगी आपको कोशिका भित्ति, जो मुख्यतः सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स व खनिज लवण, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं उसके अंदर। और मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताया, कोरलीना। ठीक है, शैवाल पोषण की दृष्टि से प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये हम सबको पता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब क्योंकि ये फोटो ऑटोट्रॉफिक है तो ऑब्वियसली इनमें कुछ वर्णक होंगे, है ना। तो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, ये दोनों वर्णक जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल मतलब सारी एल्गीज में आपको ये दोनों तो मिलेंगे ही, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। ठीक है, ये यूनिवर्सल वर्णक हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट्स हैं। सारी एल्गी, चाहे वो क्लोरोफाइसी हो, रोडोफाइसी हो, फियोफाइसी हो, रेड, ब्राउन, ग्रीन, कोई सी भी एल्गी हो, आपको ये दोनों वर्णक तो उनमें मिलेंगे। ठीक है, समुद्री शैवालों की लगभग 70 जातियां भोजन के रूप में काम में आती हैं। पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सरगैसम, इनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगैसम, इनको भोजन के रूप में यूज किया जाता है। अब जो पूरे दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, उसका कम से कम आधा जो भाग है वो कौन काम में ले रहा है खाना बनाने के लिए, एल्गी काम में ले रही है।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज उत्पादक, प्रोड्यूसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जल में बेसिकली जितने भी प्राणी हैं उनका जो खाद्य चक्र है उसका बेसिस क्या है, एल्गी ही है ना, क्योंकि ये बेसिस है, यहीं से स्टार्ट होता है उनका खाद्य चक्र। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और जो आधे से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन फिक्स कर रहा है, ये एल्गी ही यूज कर रही है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो ये हुआ आपका संरचना के बारे में। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ये आपको दिख रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी, है ना। एल्गी अब हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिल सकती है। कौन से अलग अलग फॉर्म्स में मिल सकती है, या तो वो हो सकती है एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय, या फिर ये हो सकती है बहुकोशिकीय, तंतु में, फिलामेंटस। ठीक है, या फिर ये हो सकती है एक कोशिकीय हो गई, बहुकोशिकीय तंतु में हो गई, या फिर निवही हो सकती है, दैट इज कोलोनियल। ठीक है, एक कोशिकीय में आपके क्या आ जाती है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स है जो आपने कई बार पढ़े होंगे, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। ये एक कोशिकीय एल्गी है। ठीक है, अब वैसे तो क्या हुआ है, ये एक कोशिकीय एल्गी जो थी उनको अब कहाँ रख दिया गया है, कौन से किंगडम में, प्रोटिस्टा में। पर इनको हम यहाँ इसके साथ क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज काफी चीजें जो इनका चक्र है, जीवन चक्र है, वो प्लांट से मिलता जुलता है, इसलिए हम इनको यहाँ पढ़ रहे हैं। बाकी इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि दो जगत क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला कौन से किंगडम में है, प्लांटी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो प्लांटी किंगडम में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस में है, किंगडम प्रोटिस्टा में है। पर अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं दिया हो कि टू किंगडम या फाइव किंगडम, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हो, और सिर्फ पूछा हो कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है, कौन से किंगडम में आते हैं, तो आपको आंसर हमेशा प्रोटिस्टा ही लगाना है, क्योंकि हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इनको हमेशा प्रोटिस्टा में ही रखेंगे। समझ में आया बेटा। तो क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला ये एक कोशिकीय एल्गी है, बहुकोशिकीय तंतु में, है ना। इसमें अगर अपन ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जो बहुकोशिकीय तंतु में होती है, तो इसका एग्जाम्पल है, एक तो है स्पायरोगायरा, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा को हम पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं ना, तालाब का रेशम, और यूलोथ्रिक्स को हम पॉन्ड वुल भी बोलते हैं, ऊन। ठीक है, तो स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं, जो कैसी हैं, बहुकोशिकीय तंतु में है। स्पायरोगायरा को हम पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, यूलोथ्रिक्स को पॉन्ड वुल। ठीक है, फिर आती है दूसरी वाली एल्गी हमारी, दैट इज ब्राउन एल्गी। ब्राउन यहाँ पे है नहीं तो मैं ऑरेंज से लिख देती हूँ, ब्राउन एल्गी। और तीसरी है रेड एल्गी। ये सारे ही बहुकोशिकीय फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। फिर आते हैं निवही। निवही या कोलोनियल में आपका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। ठीक है, वॉलवॉक्स एग्जाम्पल है कोलोनियल एल्गी का। तो अलग अलग फॉर्म्स में आपको मिल सकती है, एक कोशिकीय है जैसे क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, बहुकोशिकीय तंतु में है, इसमें ग्रीन एल्गी का में एग्जाम्पल्स आपको जो याद करने हैं वो है स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा को हम पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, यूलोथ्रिक्स को हम पॉन्ड वुल भी बोलते हैं। ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी जो है वो होती है बहुकोशिकीय तंतु में। निवही या कोलोनियल का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्या है, ये है क्रेमाइडोमोनास।
यूनिसेल्युलर, ओके, एक कोशिकीय। फिर बहुकोशिकीय तंतु में, तो ये क्या है, ये है यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा भी ऐसा ही होता है, ठीक है, फिलामेंटस बहुकोशिकीय। और ये क्या है, कोलोनियल वॉलवॉक्स। ये एक आपको दिख रहा है, कॉलोनी में है, दिस इज वॉलवॉक्स, ठीक है। तो एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तंतु में और कोलोनियल निवही, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग फॉर्म्स में ये मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो जनन जो है ये 3 तरीके का इनमें पाया जाता है। एक हो गया कायिक जनन, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 2 फॉर्म्स में मिल सकता है। एक कोशिकीय जो होते हैं उनमें तो द्विविखंडन होता है, बाइनरी फिशन। अब एक कोशिकीय की बात हम यहाँ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनको प्रोटिस्टा में रख दिया है ना। अब जो बहुकोशिकीय तंतु में होते हैं उनके अंदर कैसा होगा कायिक जनन, खंडन से, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बेसिकली ये जो एल्गी हैं, ठीक है, उनके अंदर कायिक जनन कैसे होता है, तो आपको आंसर हमेशा देना है फ्रेगमेंटेशन, खंडन के थ्रू कायिक जनन होता है, ठीक है। समझ में आया आपको। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है बेसिकली, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, कायिक जनन जो है वो एल्गी में थ्रू फ्रेगमेंटेशन होता है, खंडन से होता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन के समय ये स्पोर्स बनाते हैं। अगर अनुकूल स्थिति है ना, फेवरेबल कंडीशंस है, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो ये क्या बनाते हैं, जूस्पोर्स, चल बीजाणु बनाते हैं, ठीक है। किसके अंदर बनते हैं ये जूस्पोर्स, जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, एंडोजेनस की एक्सोजेनस, वेरी गुड, एंडोजेनस, क्योंकि ये जूस्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो एंडोजेनस ओरिजिन है इन जूस्पोर्स का। और अगर प्रतिकूल अवस्था है ना, प्रतिकूल कंडीशंस हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो ये एकाइनीड्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर ए प्लानोस्पोर्स बनाते हैं, अचल बीजाणु बनाते हैं, ठीक है। तो हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा, अगर अनुकूल अवस्था है, अनुकूल कंडीशंस हैं, तो जूस्पोर्स बनाएंगे। अगर प्रतिकूल कंडीशंस हैं तो एकाइनीड्स या फिर ए प्लानोस्पोर्स बनाएंगे, ठीक है। अब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इनके अंदर। तो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें नर जननांग होते हैं, मादा जननांग होते हैं। पर ये जो जननांग इनके अंदर है, ठीक है, वो सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, जो जननांग है वो एक कोशिकीय व जैकेट विहीन, नॉन जैकेटेड होते हैं। जो नर जननांग है उसको आप क्या बोलोगे, एंथेरिडियम, पुंधानी, ठीक है। जो मादा जननांग है उसको आप क्या बोलोगे, अंडधानी या फिर ऊगोनियम, ठीक है। पुंधानी या फिर एंथेरिडियम तो हो गया नर जननांग, ठीक है। मादा जननांग हो गया अंडधानी या फिर ऊगोनियम। समझ में आया आपको। शैवाल के जननांग एक कोशिकीय व जैकेट विहीन, नॉन जैकेटेड होते हैं। पर एक इसमें एक्सेप्शन आपको याद रखना है और वो है कारा, ठीक है। कारा में जो जननांग हैं वो बहुकोशिकीय व जैकेट युक्त होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कारा के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुकोशिकीय, ठीक है, और जैकेटेड जननांग इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तो जो है ये मादा जननांग है, ठीक है, और ये जो है ये नर जननांग है, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये अरेंज्ड होते हैं। मादा जननांग को क्या बोलते हैं, किसी को आइडिया, यस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्यूल,
ठीक है, और नर जननांग को हम बोलते हैं ग्लोब्यूल। ठीक है, न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल, याद रखिएगा ये नाम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम्स के अंदर, वो आपसे पोजीशन पूछ सकते हैं कि जो कारा है उसके अंदर जो मादा जननांग है वो नर जननांग के ऊपर होता है या नीचे होता है, पोजीशन के बेसिस पे। तो आपको क्या दिख रहा है, मादा जननांग ऊपर है, नर जननांग जो है वो नीचे है। ठीक है, समझ में आया। दूसरी चीज वो क्या पूछते हैं कि कारा कैसा प्लांट है, मोनोइशियस है या डायशियस है। अब मोनोडायशियस आपको पता है, मोनोइशियस क्या होता है, बहुल सॉरी द्विलिंगी है ना। मोनोएशियस मतलब द्विलिंगी प्लांट, दैट इज बाइसेक्सुअल प्लांट है ये। मोनोएशियस प्लांट है क्योंकि इसमें नर और मादा जननांग दोनों आपको एक ही प्लांट पे मिलते हैं, तो ये कैसा है, मोनोएशियस है, द्विलिंगी है। ठीक है, समझ में आया। अगर कोई डायशियस प्लांट होगा, डायशियस मतलब क्या होता है, जिनमें या तो नर होगा या मादा जननांग होंगे, पर इसके अंदर क्योंकि दोनों एक ही प्लांट पे हैं तो ये मोनोएशियस है, ये भी कई बार पूछा जा सकता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये कारा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं ये डॉट डॉट से, एक्चुअली क्या है, नर जननांग मादा जननांग है। तो ये आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको जो बताया ना, यस, ये क्या है, ये है न्यूक्यूल मादा जननांग, और ये क्या है, ये है ग्लोब्यूल नर जननांग। ठीक है, तो देखा आपने, मादा जननांग ऊपर, नर जननांग नीचे। ये आपको कारा के बारे में याद रखना है बिकॉज ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया आपको। तो जनरली तो क्या होते हैं, कैसे होता है नर जननांग मादा जननांग, यूनिसेल्युलर नॉन जैकेटेड होते हैं, एक कोशिकीय बिना जैकेट के। पर कारा में ये बहु कोशिकीय हैं और जैकेट के साथ हैं, जैकेट युक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एल्गी का जो मुख्य पादप शरीर होता है वो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। तो इनकी लाइफ साइकिल कैसी होगी, जीवन चक्र कैसा होगा, मुख्य जो पादप शरीर है अगर वो हैप्लॉइड है, अगुणित है, तो जीवन चक्र होगा हैप्लॉन्टिक, है ना। तो इनका जीवन चक्र कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक, याद है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैंने आपको बताई थी। यस, क्या देखा था अपन ने उसमें कि अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो जब ये गैमीट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, माइटोसिस से ही बन जाएंगे, समसूत्री विभाजन से ही बन जाएंगे, है ना, इसमें मियोसिस की इनको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर ये जो गैमीट्स युग्मक बने उनका क्या होगा, फ्यूजन फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जाइगोटिक मियोसिस अपन इसको बोलेंगे। ठीक है, जिससे वापस से प्लांट बन जाए। तो जो पादप है मेनली वो हैप्लॉइड है, अगुणित है, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र है। जो हैप्लॉइड स्टेज है, जो अगुणित स्टेज है, वो ज्यादा टाइम होती है इसके जीवन चक्र में, इसलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया। समझ में आया बेटा। तो इनमें कैसी मियोसिस अपने को देखने को मिल रही है, जाइगोटिक मियोसिस। इसी वजह से इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। मैंने अपन ने अभी पढ़ा था ना, ओसवाल्ड टिप्पो ने भ्रूण प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बेसिस पे डिवाइड किया था, तो मैंने आपको बताया थैलोफाइट्स में भ्रूण एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि इनमें जाइगोट बनते ही उसके अंदर मियोसिस हो जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से इनमें एम्ब्रियो नहीं होता है, भ्रूण नहीं बनता है। समझ में आया आपको। यस, तो एल्गी का जो जीवन चक्र है वो मेनली हैप्लॉन्टिक होता है। ठीक है, और इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है। अब इसका एक अपवाद है जो आपको याद रखना है, वो ब्राउन एल्गी में है, और वो है फ्यूकस। फ्यूकस जो है वो एक ब्राउन एल्गी है। ठीक है, फ्यूकस जो है वो एक ब्राउन एल्गी है, और इसका जो जीवन चक्र है वो डिप्लॉन्टिक है। ठीक है, तो ये एज एन एक्सेप्शन आपको याद रखना है। ठीक है, ये अपवाद स्वरूप द्विगुणित होती है। ठीक है, कौन सी, नाम क्या है इस ब्राउन एल्गी का, फ्यूकस। ठीक है,
यहाँ पे मैंने लिख दिया है अलग से। तो एल्गी का जो मुख्य पादप शरीर वैसे तो अगुणित होता है, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, पर एक एक्सेप्शन है फ्यूकस जो कि एक ब्राउन एल्गी है, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। और इनमें भ्रूण नहीं बनता क्योंकि हमने देखा जाइगोट जब बनता है उसमें जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है, तो एम्ब्रियो नहीं बनता है इनके अंदर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम आते हैं लैंगिक जनन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरीके से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। आपने पहले भी पढ़ा है व्हाट इज आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, याद है? यस। देखो आइसोगेमी में क्या होता है, जो नर युग्मक है मादा युग्मक है बिल्कुल आकार की इनकी सेम होती है, सेम स्ट्रक्चर शेप साइज सब कुछ। ठीक है। फिर हम आते हैं एनाइसोगेमी में। एनाइसोगेमी में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक सेम मॉर्फोलॉजी नहीं होती, नर युग्मक छोटा हो सकता है, मादा युग्मक बड़ा हो सकता है, एक गतिशील एक अगतिशील हो सकता है। ठीक है। फिर हमने देखा ऊगेमी। ऊगेमी एनाइसोगेमी जैसा ही है, इसमें नर युग्मक जो होता है छोटा होता है, गतिशील होता है, मादा युग्मक जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, और गतिशील नहीं होता है। याद है, ये अपन ने देखा था। अब इसको अपन याद कैसे कर सकते हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आपके एनसीईआरटी के हैं और इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इन पे क्वेश्चंस आ जाता है, तो हमें याद कैसे करें? तो इसको याद करने के लिए अपन एक तरीका कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ लिखो आइसोगेमी, ठीक है, फिर एनाइसोगेमी, और फिर ऊगेमी। ठीक है। अब सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में तीनों ही तरीके के आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, तीनों टाइप का, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी, तीनों तरीके का। ठीक है, समझ में आया आपको? फिर हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो अपन लेते हैं यहाँ पे ई और एफ। ई से हो गया एक्टोकार्पस, ई और नीचे एफ, फ्यूकस। समझ में आया आपको? यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ। नेक्स्ट हम लेंगे यू और वी, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, और वी से वॉल्वॉक्स। ठीक है। फिर हम लेंगे एस और एस, यहाँ पे लेंगे स्पायरोगायरा, यहाँ पे लेंगे सरगैसम। और एक और एग्जाम्पल है इसमें कारा। ठीक है, समझ में आया आपको? और एन आइसोगेमी में तो आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एक तो हो गया क्लेमाइडोमोनास और एक हो गया यूडोरेना, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप इसको याद कर सकते। आइसोगेमी देखो सबसे पहले तो क्लेमाइडोमोनास तीनों में होगा, ठीक है, फिर ई लिखो और एफ नीचे लिखो, ठीक है, ई एफ, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, ठीक है, फिर यू लिखो, वी लिखो, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, फिर दोनों में एस एस लिखो, स्पायरोगारा और सरगैसम, इसमें एक कारा और ऐड करना है। और एन आइसोगेमी में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं, क्लेमाइडोमोनास और यूडोरेना। समझ में आया आपको? यस। तो तीनों में सी पहले, फिर ई एफ, इसको छोड़ देना बीच वाले को, ई एफ यू वी एस एस, ठीक है, और एक कारा और ऐड किया है, और बीच वाले में आपको एक एग्जाम्पल याद करना है एनाइसोगेमी में यूडोरेना एक और। ठीक है, लाइक दिस यू कैन रिमेंबर दिस बेटा। ओके। और क्योंकि ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि आइसोगेमी किस में मिलती है, एनाइसोगेमी किस में मिलती है, ऊगेमी में किस में मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सरगैसम में क्या मिलता है, कौन से टाइप का मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। जो रेड एल्गी होती है वो जनरली ऊगैमस होती है, इनमें जनरली क्या मिलती है हमें, ऊगैमी देखने को मिलती है रेड एल्गी के अंदर। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको ये चीज़?
यस। तो ये सब हमने जो आज पढ़ा वो सब जनरल फीचर्स हैं एल्गी के। नेक्स्ट क्लास में हम एल्गी का बेसिकली क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है उसको, ठीक है, और फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज ही अपन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं अपन एल्गी का। क्लासिफिकेशन का बेसिस मेनली तो है वर्णक के आधार पर, ठीक है। मेनली तो जो क्लासिफिकेशन अपन करते हैं फर्स्ट बेसिस है वर्णक के आधार पर, ठीक है। उसके अलावा जो हम देखते हैं वो है कोशिका भित्ति, ठीक है। और तीसरा है संचित भोजन, संग्रहित भोजन, स्टोर्ड फूड, कौन सा क्या फूड वो स्टोर करते हैं, ठीक है। तो मेन बेसिस जो है वो तो है वर्णक के आधार पर, ठीक है। फिर उसके अलावा कोशिका भित्ति और संचित भोजन भी हम देखते हैं। तो इस बेसिस पे हमने जो ये एल्गी है उनको तीन में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, दैट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। समझ में आया आपको? यस। तो हमने इनको तीन में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में आती है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी में रेड एल्गी। यस। अब इनके ही बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में, ठीक है। अभी अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। शैवाल के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प चुनो। पादप शरीर थैलासम होता है, थैलस जैसा होता है, बिल्कुल सही बात है, थैलस जैसा होता है। और इसके अंदर बेसिकली आपको रूट, स्टेम, लीव्स अलग अलग नहीं देखने को मिलेगी, तना, जड़, पत्तियां अलग अलग नहीं दिखती हैं। अधिकांशतः जलीय होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्रजनन कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधियों से होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स एवं यूलोथ्रिक्स बहुकोशिकीय शैवाल हैं, ये गलत है। क्लेमाइडोमोनास तो यूनिसेलुलर है और वॉल्वॉक्स कोलोनियल होता है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, सही विकल्प चुनना है। तो कथन 1, 2 व 3 इसमें सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। कथन 1, 2 व 3 सही है, चौथा वाला इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट, किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से धरती पर उपस्थित संपूर्ण CO2 के कम से कम आधे भाग को स्थिरीकृत किया जाता है? मैंने अभी बताया था आपको, जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी जो भी यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसमें से आधा भाग कौन स्थिरीकरण कर रहा है, कौन उसको यूज कर रहा है, वो है शैवाल, ठीक है, एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है, ठीक है। स्पायरोगायरा चलयुग्मक, सार्गेसम क्लोरोफिल, बेसिडियोमाइसिटीज पफबॉल्स, नोस्टॉक जल प्रस्फुटन। इससे पहले एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, इसी टेबल में आप एक और चीज लिख लो, आपको याद रहेगी और इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है इस वजह से, कि यूलोथ्रिक्स में कैसे युग्मक होते हैं, गतिशील युग्मक, ठीक है। और स्पायरोगायरा में कैसे युग्मक होते हैं, अगतिशील। ये पूछा जाता है इन दोनों के बारे में, इसलिए आप यहीं पे ही इनको याद कर लो तो आपको याद रहेगा, गतिशील, अगतिशील। यूरोथ्रिक्स में गतिशील, स्पायरोगायरा में अगतिशील युग्म। समझ में आया बेटा? तो यहीं पे आप इसको याद कर लो। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? स्पायरोगायरा चल युग्मक, सार्गेसम एल्गी है, उसमें क्लोरोफिल होता है, यस। बेसिडियोमाइसिटीज में अपन ने देखा था पफबॉल्स इसके एग्जाम्पल होते हैं। नॉस्टॉक जो है वाटर ब्लूम या जल प्रस्फुटन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, जल प्रस्फुटन याद है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये ग्रो करने लग जाते हैं। स्पायरोगायरा में चल युग्मक नहीं होते हैं, ठीक है, गतिशील युग्मक नहीं है, अगतिशील युग्मक है, अचल युग्मक है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो जोड़ा है वो गलत मिलाया गया है। इसलिए मैंने आपको वहां पे ये बताया अभी अभी कि यूरोथ्रिक्स में गतिशील
और स्पायरोगायरा में अगतिशील युग्मक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एल्गी शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? यह भी अपन ने देखा था। कोशिका भित्ति में क्या क्या होता है एल्गी में, याद है? सेलुलोज तो होता ही है, सेलुलोज के साथ साथ क्या होगा? गैलेक्टन्स और मैनन्स। सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और कई बार खनिज लवण भी हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था? कोरलिना। ठीक है, याद रखिएगा ये एग्जाम्पल्स, अपवाद, ये चीजें याद रखने की। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आपको विभिन्न शैवालों को पृथक समूहों में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए? जो मेन क्लासिफिकेशन का क्या लक्षण था? जब हम वर्गीकृत करते हैं तो मेन चीज क्या देखते हैं? कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्ररूप। वर्णक मोर इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति की रासायनिक संघटना नहीं, कोशिका के भीतर भंडारित खाद्य सामग्री प्रकृति नहीं, थैलस की संरचनात्मक संगठना भी नहीं। अगर कोई एक लक्षण चुनने को बोला जाए, किसी एक लक्षण को, तो मेन लक्षण होगा आपका वर्णकों के प्ररूप। समझ में आया आपको? मैंने आपको बताया जो मेन बेसिस है वो वर्णक है, उसके बाद कोशिका भित्ति संचित फूड वगैरह हम देखते हैं। ठीक है, संग्रहित जो भोजन है उसको देखते हैं, पर मेन जो है वो है वर्णक के प्ररूप। तो आपका जो आंसर होगा इसमें वो क्या होगा? कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्ररूप। नेक्स्ट, निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? निवही कोलोनियल शैवाल, ये इजी है, बताइए जल्दी से। निवही शैवाल का उदाहरण, यस, वेरी गुड, इट इज वॉल्वॉक्स। ठीक है, फ्लोरेला अपने को पता ही है, यूनिसेल्युलर है ना, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा बहुकोशिकीय तंतु में है, तो वॉल्वॉक्स आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से साथ सही मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनो। स्पायरोगायरा अभी मैंने आपको बताया तंतु ही होता है, सेमाइडोमोनास एक कोशिकीय होता है, वॉल्वॉक्स कॉलोनी रूप में होता है, और कुछ विशाल समुद्री रूप है कैल्प्स। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का है 1, वॉल्वॉक्स है 3 और डी का हो जाएगा 4, तो आपका आंसर है ए। यस, गॉट इट एवरीवन? आपका आंसर ये कैसे आया? ठीक है, नेक्स्ट, कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? मैंने आपको बताया ना कारा के लिए पूछा जाता है और ये पास्ट ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो कारा के लिए इनमें से क्या गलत है? ऊपरी अंडानी और निचली गोल पुंधानी। तो ऊपर अंडधानी होती है और नीचे पुंधानी होती है, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। आपको डायग्राम अगर याद हो तो ऊपर अंडधानी थी, नीचे पुंधानी थी। ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल की एक ही पौधे पर उपस्थिति बिल्कुल सही है, ये मोनोएशियस है। ठीक है, दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं। ऊपरी पुंधानी और निचली अंडधानी, ये गलत है। ठीक है, ऊपर होगी अंडधानी। ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा हुआ आपका? सी। यस, समझ में आया? तो हमेशा कारा के बारे में आप ये याद रखेंगे। ठीक है, ऊपर आपको दिखेगी अंडधानी, नीचे होगी पुंधानी। ठीक है, दैट इज ऊगोनियम एंड एंथ्री, जिसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है पिछले सेशन में मैंने आपसे पूछा था, अभिकथन है क्रिसोफाइट्स की कोशिका भित्ति अविनाशी होती है। तर्क है क्रिसोफाइट्स की कोशिका भित्ति में मैग्नीशियम पैक्टेट की परत समाहित होती। ठीक है, तो अभिकथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि ये अविनाशी होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, तभी तो ये समुद्र के तले पे जाके जमा हो जाता है, डायोटोमिशियस अर्थ, डायटमी मृदा या किसलगर बनाता है ना। तो ये बिल्कुल सही है कि ये अविनाशी होती है, पर इसमें मैग्नीशियम पैक्टेट नहीं होता है। क्या होता है इसके अंदर? वेरी गुड, सिलिका होता है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, सिलिका की वजह से ये इंडिस्ट्रक्टेबल होती। तो आपका अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, तो इसका आंसर है सी, और बहुत लोगों ने सी आंसर दिया था, सो इट्स वेरी नाइस। ठीक है ना, तो हमेशा ये याद रखिए उनकी जो कोशिका भित्ति है उसमें सिलिका होती है, जिसकी वजह से वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। ठीक है, विनाश उसका नहीं होता है। अब आज का होमवर्क है आपके लिए, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? नॉस्टॉक, इजोटोबैक्टर, स्पायरोगायरा या एनाबेना। ठीक है,
कौन इनमें से नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? विद दिस हम आज के सेशन के एंड में आते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा बच्चों। यस, वापस घर जाइए, रिवाइज कीजिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो ज़रूर पूछिए, ठीक है? वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।